तुम लोगों को मोलार कंडक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ाया था ना, किससे दिखाते हैं मोलार कंडक्टिविटी को? लैम्डा से। ठीक है, क्या होती है मोलार कंडक्टिविटी वो भी बताया था मैंने आपको कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में मिला करके सोल्यूशन बना दें, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में जाने के बाद क्या करेगा, अपने आयंस में तोड़ेगा, और ये जो आयंस है ये फ्लो करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट फ्लो कर रहे हैं, कि नहीं? तो ये भी तो एक तरीके का कंडक्टर ही हुआ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट नहीं बह रहा। किसकी वजह से करंट बह रहा है? आयंस या फिर चार्जेस की वजह से। इसलिए इसको हम लोग आयोनिक कंडक्टर भी कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कहते हैं। तो उसकी जब हम लोग कंडक्टिविटी नापते हैं कि ज्यादा है या कम है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं होता है, और जाहिर सी बात है सोल्यूशन के केस में कॉन्सेंट्रेशन बहुत मायने रखता है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतने ज्यादा फ्री आयंस अवेलेबल रहेंगे, है ना। इसीलिए हमको एक नए टर्म की जरूरत पड़ रही थी, तो हमने क्या निकाले? मोलार कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला था कापा बाय सी, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। और न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए हम लोगों ने शुरू में 1000 में मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि कुछ भी यूनिट कन्वर्जन अपने को ना करना पड़े। उसके बाद हम लोगों ने एक और नए टर्म को पढ़ा था, लैम्डा नॉट, याद है? लैम्डा नॉट क्या नाम है इसका? मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब मैंने सोल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दिया, इंफिनिटी तक डाइल्यूट कर दिया, ताकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए? जीरो हो जाए। तो उस टाइम की जो कंडक्टिविटी रहेगी वो मैक्सिमम कंडक्टिविटी रहेगी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी रहेगी। मतलब उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी आप कुछ भी कर लो, जो करना है वो कर लो, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मैंने NaCl के सोल्यूशन का लैम्डा नॉट निकाल लिया, तो अब आपको NaCl का सोल्यूशन जैसा बनाना है बनाओ, जितना सॉल्ट लेना है, जितना वाटर लेना है, जो करना है कर लो, उसकी कंडक्टिविटी इस लैम्डा नॉट की वैल्यू के ऊपर नहीं जाएगी। ये इसका सिग्निफिकेंस था लैम्डा नॉट का, ये इसकी खास बात थी, है ना। तो फिर हम लोग इसके पीछे पड़े थे कि किसी भी सोल्यूशन का लैम्डा नॉट निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत आसान है, लैम्डा और कॉन्सेंट्रेशन, टू बी मोर स्पेसिफिक स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा और स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के अगेंस्ट ग्राफ बना रहे थे, है कि नहीं? अपने को जो ग्राफ मिला था वो कैसा मिला था? स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप सोल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर ही नहीं सकते हो, तो हमने क्या किया था, जो स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही थी उसको एक्स्ट्रापोलेट किया था, स्केल रख करके उसको आगे एक्सटेंड किए थे, तो अपने को लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल गई। जहां पर वाई एक्सिस को लाइन कट कर रही थी वो अपना लैम्डा नॉट का वैल्यू था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालना आसान है। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा की वैल्यू लो, ग्राफ बनाओ, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मसला ही नहीं था। मसला किसमें था बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। मसला किसमें था बोलो? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। क्या मसला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब लैम्डा और स्क्वायर रूट ऑफ सी यानी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट, इन दोनों का जब ग्राफ बनाते हैं तो वी डोंट गेट अ स्ट्रेट लाइन, इंस्टेड वी गेट अ कर्व। आप कर्व को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हो, कर्व को वाई एक्सिस से नहीं मिला सकते आप, करेक्ट है ना? कर्व को आप वाई एक्सिस से नहीं मिला सकते, तो वहां पे लैम्डा नॉट कैसे निकालेंगे? तो इस जगह पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट निकालने के लिए कॉलराश नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था। क्या नाम था उसका? कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इसी लॉ को स्टार्ट करना है, पहले इसको समझते हैं क्या है ये लॉ, फिर देखते हैं कैसे इसकी मदद से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकाला जाता है, और फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रहा अच्छे से? पहले समझते हैं कॉलराश लॉ होता क्या है। बहुत ही सिंपल है कॉलराश लॉ। कॉलराश लॉ क्या बोलता है कि समझो आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाया, समझिए बीकर में पानी है, अब मैं इसके अंदर NaCl ऐड करूं। क्या ऐड करो बेटा? NaCl। जब तक आपने इसको पानी में नहीं डाला तो ये NaCl एक सिंगल एंटिटी है। कैसी एंटिटी है? एक सिंगल, ये पूरा एक यूनिट है ना, जब तक आपने इसको पानी में नहीं डाला। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे क्या आएगा बोल? दो एंटिटी बन जाएगी इधर, Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग, और एल्स वी कैन से दो टाइप के आयंस बन जाएंगे यहाँ, या फिर आप बोल सकते हो कटायन अलग हो जाएंगे और अनायन अलग हो जाएंगे। अब जब आप इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकाल लो, जब आप इस सोल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी निकालो, क्या निकालो बेटा? मोलार कंडक्टिविटी। तो ये मोलार कंडक्टिविटी आप किसके लिए निकालोगे? Na+ के लिए या Cl- के लिए? पहले बताओ ये सोल्यूशन किसका बना है? Na+ का बना है या Cl- का बना है? ये सोल्यूशन NaCl का बना है। सोल्यूशन किसका बना है भाई? जब आप किसी को बोलोगे कि मैंने किस चीज का सोल्यूशन बनाया, तो आप क्या बोलोगे? NaCl और पानी का ना, या फिर बोलोगे एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो ये जो सोल्यूशन बना है वो किसका बना है बेटा? NaCl का। भले से दोनों अंदर जाके सेपरेट हो गए, पर सोल्यूशन किसका बना है बोलो? NaCl का बना। तो जब आप मोलार कंडक्टिविटी निकालोगे इस सोल्यूशन की,
तो वो भी आप किसके लिए निकालोगे, NaCl के लिए निकालोगे। किसके लिए निकालोगे बोलो, NaCl के लिए निकालोगे ना। मोलार कंडक्टिविटी भी आप किसके लिए निकालोगे, NaCl के लिए निकालोगे। तो खौलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या बोलता है कि इस पूरे सोल्यूशन की जो मोलार कंडक्टिविटी रहेगी ये कैसे आएगी पता है, अंदर जो दो आयंस बने, कैटायंस और अनायंस, कैटायंस और अनायंस, उनकी इंडिविजुअल मोलार कंडक्टिविटी के सम के बराबर रहे। भाई सबसे पहले कैटायन को ले लो, कैटायन एक आयन है तो उसकी भी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी रहेगी, उसके मूव करने की वजह से जो कंडक्टिविटी आ रही, ठीक है ना, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे लैम्डा Na+, छोटा वाला लैम्डा यूज करें, क्योंकि ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है क्या, नहीं, किसकी कंडक्टिविटी है बोल, सिर्फ एक आयन की कंडक्टिविटी है। तो Na+ की वजह से जो मोलार कंडक्टिविटी आ रही है और Cl- की वजह से जो मोलार कंडक्टिविटी आ रही है, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने को टोटल NaCl की मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी। यही है आपका खौलराश लॉ। पर स्टेटमेंट ऐसा नहीं लिखने का, स्टेटमेंट कैसा लिखने का, खौलराश लॉ बोलता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप वाटर के अंदर ऐड कर देते हो, वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो जो आयंस बनते हैं कैटायन और अनायन, जो अंदर माइग्रेट करने वाले, माइग्रेशन लिखा है ना, देखिए माइग्रेशन मतलब मूव करने वाले, Na+ एक तरफ मूव करेगा, Cl- एक तरफ मूव करेगा, तो जो आयंस बने जो अंदर मूव करने वाले, इनका जो माइग्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब Na+ का मूवमेंट Cl- के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, Cl- का मूवमेंट Na+ पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों का मूवमेंट कैसा होगा बोल, इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब Na+ की वजह से अपनी खुद की कंडक्टिविटी बनेगी, Cl- की वजह से अपनी खुद की कंडक्टिविटी बनेगी, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपने को टोटल कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ये है खौलराश लॉ, ठीक है ना। अब अगर इसका स्टेटमेंट पूछा तो कितना लिखना है, सब लोग टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करेंगे, पेज नंबर 94, खौलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन मिला, खौलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या लिखा है देखो, द लॉ स्टेट दैट, लॉ स्टेट करता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये सब कब करना है बेटा, ये सब कम करना है बोल, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे स्टडी करें हम लोग, चाहिए तो इधर नॉट लगाओ, लैम्डा नॉट NaCl, लैम्डा नॉट Na+, लैम्डा नॉट Cl, ठीक है ना। तो क्या लिखा देख, द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन, हर आयन चाहे वो कैटायन हो चाहे वो अनायन हो, ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ द को आयन, हर आयन माइग्रेट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ द को आयन, अपने साथ वाले आयन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है, ठीक है ना। और आगे देख क्या लिखा है, एंड कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों आयंस या सारे आयंस मिल करके कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, टोटल मोलार कंडक्टिविटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टोटल मोलार कंडक्टिविटी जब आप NaCl की निकाल रहे हो तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, Na+ पे या Cl- पे, तो आप क्या बोलोगे, दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है, दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। एंड कंट्रीब्यूट टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन टू व्हिच इट इज एसोसिएटेड। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा वाला आयन कौन सा है, दोनों अपना अपना मोलार कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन देंगे। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ खौलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लिए। अब उसको मैथमेटिकली कैसा लिखा है देखो, उसने जो टोटल मोलार कंडक्टिविटी आएगी, बड़ी वाली मोलार कंडक्टिविटी, बड़ा वाला लैम्डा, जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी आएगी वो किसके बराबर रहेगी देख, कैटायंस की मोलार कंडक्टिविटी, देख इधर प्लस लिखा है उसमें, प्लस बोले तो कौन, कैटायन, कैटायन की मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन प्लस अनायन की मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। और इससे पहले उसने n को भी मल्टीप्लाई किया, देख रहे हो, इससे पहले उसने n को भी मल्टीप्लाई किया। ये n क्या है सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ मोल ऑफ अनायन। जैसे NaCl के केस में जब Na और Cl अलग होगा तो एक Na+ बनेगा और एक Cl- बनेगा, दोनों का नंबर ऑफ मोल कितना है देख, 1, तो ये n और n की वैल्यू 1 है। लेकिन यही अगर NaCl की जगह पर MgCl2 हो, मैग्नीशियम क्लोराइड, तब ये कैसा बनेगा बोल, Mg2 प्लस 2Cl-, तो मैग्नीशियम का नंबर ऑफ मोल कितना है 1 और क्लोरीन का कितना है 2, तो इसकी कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे देख, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 बराबर रहेगी, कैटायन कौन इधर Mg2 प्लस की मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन प्लस Cl- की मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इसका नंबर ऑफ मोल 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, इसका नंबर ऑफ मोल 2 है तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। साउंड में अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये उसका स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अगर आपसे बोला कि खौलराश लॉ का स्टेटमेंट लिखो तो वो स्टेटमेंट लिखने का और मैथमेटिकली उस पर ऐसे लिख देने। अब मकसद क्या था इस लॉ का बताओ, व्हाट वाज द यूज ऑफ दिस लॉ।
हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालना है। क्या निकालना था बोल? वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालना है। तो ये सब जो अभी करा रहा हो ना, ये सब बेसिक बातें है, ये इतनी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी मदद से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट कैसे निकालोगे। तो अब उसके ऊपर आते हैं। तो आपको देखो एप्लीकेशन या फिर यूजेस ऑफ हॉलराश लॉ दिया हुआ, देख रहे हो? यूजेस ऑफ हॉलराश लॉ नीचे लिखा है, देख एप्लीकेशन ऑफ हॉलराश लॉ मिला। तो पहला एप्लीकेशन तो यही है, इसकी मदद से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकाल सकते हैं। देख पहला एप्लीकेशन क्या लिखा हुआ है उधर, The theory can be used to calculate the molar conductivity of an electrolyte at the zero concentration. जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसने 1-2 का निकाला भी है, देख KCl का निकाला उसने, देख रहे हो KCl का निकाला ना। तो पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा इसका? पहला एप्लीकेशन क्या है? कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आपको उसने 1-2 का निकाल के भी दिखाया, लैम्डा नॉट ऑफ KCl कैसे निकलेगा बोल? KCl का इसमें कितने आयन बनेंगे? 2, एक कौन सा K प्लस और दूसरा Cl माइनस। तो छोटा वाला लैम्डा नॉट K प्लस का और फिर छोटा वाला लैम्डा नॉट Cl माइनस, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। एक ये एग्जांपल दिया है और एक एग्जांपल दिया देख KCl के बाद, और किसकी एग्जांपल लिया उसने? BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ट्वाइस। तो देख इधर कैसे आयन बनेंगे, देख BaOH ट्वाइस कैसे आयन बनेगा? एक तो बनेगा Ba2 प्लस, है ना, और OH माइनस के कितने आयन बनेंगे? 2। तो इसकी मोलार कंडक्टिविटी कैसे आएगी? देख छोटा वाला लैम्डा नॉट किसका बेटा? Ba2 प्लस का, और फिर छोटा वाला लैम्डा नॉट किसका? OH माइनस का। कितना नंबर ऑफ मोल है इसका? 2। ये पहला एप्लीकेशन है, ये मेन एप्लीकेशन नहीं। मेन एप्लीकेशन वही जिसके लिए हमने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। क्या बताओ? क्या? टू फाइंड मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालना। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कौन? लैम्डा नॉट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालना, यही इसका मेन एप्लीकेशन है, क्योंकि ये ग्राफ की मदद से नहीं निकाला जा सकता। अब कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। टू फाइंड मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग मोलार कंडक्टिविटीज एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा नॉट का इस्तेमाल करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट हम लोग निकालेंगे। कौन से लॉ की मदद से? हॉलराश लॉ की मदद से। फिर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा नॉट का हेल्प लेकर के, यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालेंगे। कौन से लॉ की मदद से? हॉलराश लॉ की मदद से। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकाला जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। उसके लिए सब लॉ लगाने की जरूरत है क्या? कैसे निकालेंगे? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ बनाओ, लाइन को, स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर दो, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मिल जाएगा? लैम्डा नॉट। इसकी मदद से हम लोग किसका लैम्डा नॉट निकालेंगे बोल? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये ऐसे नहीं समझेगा, इसका जब तक एक एग्जांपल नहीं लोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसकी एक एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है ना। लेट अस सी वन एग्जांपल, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे को लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH ये पता करना। नाउ व्हाट इज CH3COOH? ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बोल? वीक एसिड है ना ये। तो वीक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब मुझे इसका लैम्डा नॉट निकालना है। मैं ग्राफिकल मेथड से निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा बोल? हॉलराश लॉ। क्या यूज करना पड़ेगा बोल? हॉलराश लॉ। तो मेरे को पहले बताओ, अकॉर्डिंग टू हॉलराश लॉ, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू हॉलराश लॉ लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH क्या रहेगी इसकी वैल्यू? पहले बताओ इसमें आयन कितने बनेंगे? 2 आयन बनेंगे। एक तो कौन अलग होने वाला है? H प्लस, पहले तो वही अलग होने वाला है H प्लस, और दूसरा CH3COO माइनस। क्या बोलते हैं इस आयन को? एसीटेट आयन। क्या बोलते बोल? एसीटेट आयन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो ना। CH3COO माइनस कौन सा आयन कहलाता है? एसीटेट आयन। तो 2 आयन यहाँ पर अलग होंगे और दोनों का एक एक मोल बनेगा। तो हॉलराश लॉ के मुताबिक इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी? देख
लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। इसको मैं बोलता इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को उठा रहा हूं। किसको उठा रहा हूं बेटा? 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कितने? 3। क्योंकि देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालेंगे यूजिंग इसकी मदद से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा नॉट से। तो मैं 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को उठा रहा हूं। कौन से 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? सब लोग ध्यान से देखना। 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूं मैं। कौन कौन सा? पहला सबसे मैं यूज कर रहा हूं HCl। HCl बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, वो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ठीक है ना। दूसरा मैं ले रहा बेटा NaCl। दूसरा क्या ले रहा बोल? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये भी क्या है? सॉल्ट है। और कल मैंने आपको एक बात बताया था, ऑल दी सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कल बताया था ना, ऑल दी सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी क्या है बोल? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तीसरा मैं ले रहा हूं CH3COO Na। CH3COO Na कौन है ये कौन सा आयन है बता? और ये कौन है? सोडियम एसीटेट। खत्म। कौन है ये? सोडियम एसीटेट। इट इज ऑल्सो सॉल्ट। ये भी क्या है? सॉल्ट। भाई इसमें एक कटायन एक अनायन है, तो ये भी क्या हुआ? एक सॉल्ट। और सारे के सारे सॉल्ट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उठाया। कौन कौन सा? HCl, NaCl, CH3COO Na यानी सोडियम एसीटेट। इन तीनों का लैम्डा नॉट कैन बी कैलकुलेटेड, या फिर आप लिख सकते हो इन तीनों का लैम्डा नॉट इज नोन फ्रॉम ग्राफ। इन तीनों का लैम्डा नॉट हम लोग कैसे निकाल सकते बोल? ग्राफ से निकाल सकते। इजी है ना। तीनों का ग्राफ बनाएंगे, तीनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, क्या मिल जाएगा? लैम्डा नॉट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बोल? लैम्डा नॉट। यानी मुझे लैम्डा नॉट ऑफ HCl पता है, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl मालूम है, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CONA वो भी मालूम है। तीनों का लैम्डा नॉट मालूम है। निकालना किसका है मुझे? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH। एक स्टेप और आ जाएगा। सब लोग ध्यान से देखा, सब लोग ध्यान से देख। मैं क्या कर रहा हूं मालूम? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट की मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, इसमें ऐड कर रहा हूं लैम्डा नॉट ऑफ HCl को, हाइड्रोजन क्लोराइड की या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलार कंडक्टिविटी को, और फिर उसमें से माइनस कर दे रहा हूं लैम्डा नॉट ऑफ NaCl को। ये तीनों वैल्यू पहले मुझे बताओ, पता है कि नहीं पता? ये तीनों वैल्यू मुझे पता है या नहीं पता है? बिल्कुल पता है। तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तीनों का लैम्डा नॉट मुझे पता है। कौन से तरीके से? ग्राफिकल मेथड से। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की मोलार कंडक्टिविटी को ऐड किया और इसकी मोलार कंडक्टिविटी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ऐसा करोगे ना, जब ये दोनों वैल्यू को ऐड करोगे, इसको माइनस करोगे, आपको ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे कैसे मिल जाएगी सर? आप देख कैसे मिलेगी। कॉनराड्स लॉ लगाते हैं इन तीनों के ऊपर, कॉनराड्स लॉ लगाते हैं। पहले इसके ऊपर लगाओ, कितने आयन बनेंगे इधर? 2 ना। तो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, ये इसके ऊपर लगा कॉनराड्स लॉ, सही है। प्लस इधर आओ, HCl में भी 2 आयन बनेगा, लगाओ लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, फिर क्या है बीच में? माइनस। अब NaCl पे लगाओ कॉनराड्स लॉ, क्या लगेगा बोल? लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। तीनों का ब्रैकेट ओपन करते हैं। अच्छा, कौन सा लॉ अप्लाई किया इधर? कॉनराड्स लॉ। कौन सा लॉ अप्लाई किया? कॉनराड्स लॉ, ठीक है ना। आगे देखते जाना, ये क्या रहेगा? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इधर भी प्लस है, तो ये दोनों भी ऐसे ही रहेंगे। लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, इधर क्या है? तो ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दोनों माइनस हो जाएगा। माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। अब क्या होगा देख, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, ये प्लस में माइनस में कैंसिल। लैम्डा नॉट Cl माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये प्लस में माइनस में कैंसिल। क्या बच गया इधर बोल? क्या बच गया? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। कौन है? कौन है ये? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH जो निकालने का था अपने। तो यही बात तो मैंने बोला ना,
कि जब आप इन दोनों की मोलार कंडक्टिविटी को ऐड करोगे और उसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको किसकी मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी, किसकी। रीजन उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन ये रहा। कौन सा लॉ अप्लाई किया इधर, फॉलराश। तो ये मेन एप्लीकेशन है फॉलराश लॉ कि किसी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब आपको मोलार कंडक्टिविटी निकालना होता है तो आपको कितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लगते हैं, 3। इन 3 में से किसी 2 की मोलार कंडक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी और तीसरी वाली क्या करनी पड़ेगी, माइनस। आपको अपने आप उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी। समझ आ रहा अच्छे से। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है आपको, या तो इस पे न्यूमेरिकल आएगा डायरेक्ट आपको आयंस की मोलार कंडक्टिविटी दी रहेगी और बोलेगा कि टोटल मोलार कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की निकालो, या फिर ऐसे आएगी 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी दी रहेगी और बोलेगा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालो। तो आपको क्या करना रहेगा, उन तीनों में से कोई 2 को प्लस करना रहेगा और तीसरे को माइनस करना है। अब किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है ये कैसे पहचानते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया, मेरे को जिसका इलेक्ट्रोलाइट निकालना था उसमें 2 आयन थे। कौन से 2, एसीटेट और हाइड्रोजन, एसीटेट और हाइड्रोजन। तो जो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है उसमें तीनों में से 2 ऐसे हैं जिसमें एक में एसीटेट और एक में हाइड्रोजन है। दिख रहा है क्या, ये देख, इसमें क्या है रे, एसीटेट, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन। इसमें ना एसीटेट है ना हाइड्रोजन है, इसमें ना एसीटेट है ना हाइड्रोजन। तो जिन दोनों में मेरे रिक्वायर्ड आयंस होते हैं ना उन दोनों को ऐड किया जाता है और जो तीसरा वाला बचा रहता है उसी को माइनस किया जाता है। कैसे पहचानते किसको ऐड करना है किसको माइनस करना है। मेरे को जिसका भी मोलार कंडक्टिविटी निकालना है उसमें कौन कौन से आयन थे, देखो कौन कौन से थे, एसीटेट और हाइड्रोजन। इन तीनों में देखो ये दोनों आयन किधर किधर है, किधर किधर है बोल, एसीटेट में है और हाइड्रोजन इसमें है। तो HCl और CH3CONA इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड, और ये जो बचा है उसको क्या करेंगे, माइनस। तभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। इज इट वेरी मच क्लियर। यहाँ पर आपका फॉलराश लॉ क्या होता है वो भी हो गया, उसका मेन एप्लीकेशन भी हो गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी निकालना बहुत आसान है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन को एक्सट्रापोलेट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी ग्राफ की मदद से निकालते हैं। उन 3 में से 2 की मोलार कंडक्टिविटी ऐड करनी होती है, एक को माइनस करना होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। सबको समझा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, यहाँ पर सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोलार कंडक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोलार कंडक्टिविटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब इसको अल्फा से दिखाते, किससे दिखाते बोल, अल्फा से। तो ये अल्फा कौन है रे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अल्फा कौन है बोल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक चीज याद है, मैंने आपको कल बताया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते। कितने डिसोसिएट होते बोल, थोड़ा बहुत ही डिसोसिएट होते। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं वो थोड़ा बहुत ही डिसोसिएट होते, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो कितना डिसोसिएट होंगे ये आपको कौन बताता है बेटा, अल्फा बताता है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्फा की वैल्यू है 0.05, अल्फा की वैल्यू कितनी है बोल, तो ये अल्फा की वैल्यू है ना, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे मालूम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बोल, 100 से मल्टीप्लाई। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2 नंबर आगे आके क्या हो जाएगा, 5%। यानी जिसका ये अल्फा दिया हुआ है वो कितना परसेंट डिसोसिएट होने वाला है, 5%। तो अल्फा आपको क्या बताता है, समझा कि इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट डिसोसिएट होने वाला है। क्या हुआ बे, क्या हुआ, वहां का कपड़ा मारते पीछे रखा करो, आगे मत लाया करो, सुना क्या, ले पकड़। चलो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलते हैं समझा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना परसेंट डिसोसिएट होने वाला है वो अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो। जैसे 5% डिसोसिएट होने वाला है तो अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी, 0.05। समझ, अल्फा की वैल्यू है 0.1, मतलब 10% डिसोसिएट। 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0.2 नंबर आ गया, तो कितना हो जाएगा ये, 10%। अच्छा, अल्फा 1 हो गया मतलब 100% डिसोसिएट हो, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा कितना होता है, या तो 1 या तो अप्रोक्सीमेटली 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बाकी हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा इसलिए निकालते नहीं क्योंकि अपने को पता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 है। सिर्फ किसका लगता है बोल, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना परसेंट डिसोसिएशन होने वाला है ये आपको कौन बताता है, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके और मोलार कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन निकालना है।
ठीक है ना। इसके और मोलार कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन निकाल। यहाँ पर दो टर्म और आएंगे, एक है लैम्डा सी और एक है लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या होता है तुम लोग बताओ, व्हाट इज लैम्डा नॉट? मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा उस वक्त की मोलार कंडक्टिविटी। तो ये लैम्डा सी है, लैम्डा सी रहता है मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। गिवन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो भी है, जीरो नहीं है, कुछ तो भी है, 0.1 मोलार, 0.02 मोलार, ऐसा कुछ तो भी है। जिस कॉन्सेंट्रेशन पे आपको अल्फा निकालना है, ठीक है ना, तो जिस कॉन्सेंट्रेशन पे अल्फा निकालना है उस कॉन्सेंट्रेशन की मोलार कंडक्टिविटी बोले तो लैम्डा सी, और जब जीरो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उस वक्त की मोलार कंडक्टिविटी बोले तो लैम्डा नॉट। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन डिराइव नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है आपको। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। क्या बेटा? लैम्डा इज इक्वल सॉरी अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। मतलब गिवन कॉन्सेंट्रेशन की मोलार कंडक्टिविटी को जीरो कॉन्सेंट्रेशन की मोलार कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या मिल जाएगा बोल? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये रिलेशन यहाँ पे आपको याद रखना है। अच्छा, एक रिलेशन और है, वो अल्फा और के के बीच में। किसके बीच में बोल? अल्फा और के। के बोले तो के का नाम होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। के का नाम क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपने 11th में भी पढ़ा इसके बारे में। जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी गिविंग यू सी प्लस डी, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये आपने 11th में भी पढ़ा इक्विलिब्रियम चैप्टर में, 12th में भी मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है ना। तो अपने को डिसोसिएशन कांस्टेंट और अल्फा के बीच का रिलेशन निकालना है। तो ये रिलेशन आपको थर्ड चैप्टर में, अभी हमने पढ़ा नहीं, जब पढ़ेंगे तब मैं आपको कराऊंगा। एक लॉ है, नाम है उसका ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या नाम है? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। उस लॉ की मदद से आप के और अल्फा के बीच का रिलेशन निकालते। तो क्या रिलेशन है अभी आप डायरेक्ट याद रख लो, इसका डेरिवेशन आपको थर्ड चैप्टर में। तो के की वैल्यू होती है अल्फा स्क्वायर सी बाय 1 माइनस अल्फा। क्या होती है बोल? अल्फा स्क्वायर सी बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका स्क्वायर। सी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, और 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये रिलेशन है के और अल्फा के बीच में। इसका डेरिवेशन आपको है थर्ड चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है ना। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ करके एक लॉ है, वहां पर है आपको ये डेरिवेशन। अगर आप देखोगे पेज नंबर 50, इधर उधर आपको ये मिल जाएगा, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेशन हम लोग थर्ड चैप्टर में करेंगे, अभी डायरेक्ट याद रखो उसको। इज इट वेरी मच क्लियर? तो खोलराश लॉ के ऊपर आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो खोलराश लॉ के ऊपर आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर लोगे, अगर इतनी चीजें आप जानते हो तो। एकदम अच्छे से समझा? कहाँ कहाँ यूज होता है खोलराश लॉ? दो आयन की मोलार कंडक्टिविटी दी रहेगी और आपको टोटल मोलार कंडक्टिविटी निकालनी होगी। ये एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है, 1 या 2 मार्क्स वाला, यहाँ पर यूज होता है। दूसरा, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी होगी, जिसके लिए आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी दी रहेगी, जिसमें से 2 को ऐड करना रहेगा और 1 को माइनस करना है। और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे इन 2 को ऐड करने पर और इसको माइनस करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी आ रही। तो ये जो मैंने किया ये प्रूफ ही तो किया, ये करके फिर आपको आंसर निकालना है। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। और तीसरा न्यूमेरिकल ये आ सकता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, उसके ऊपर मोलार कंडक्टिविटी दी रहेगी, लैम्डा नॉट दिया हुआ रहेगा और अल्फा निकालना रहेगा, या इन तीनों में से कोई भी 2 चीज दी रहेगी और 1 निकालनी रहेगी। और चौथा न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है, अल्फा और सी आपको पता रहेगा और के निकालना रहेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझा अच्छे से? ये पूरा लिखो, फिर इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल है सब एक साथ करते हैं। राइट डाउन। सिल्वर हाइड्राइड AgI का मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। आगे देख क्या लिखा है? एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या निकालना है? लैम्डा नॉट। किसका? AgI का। AgI का लैम्डा नॉट निकालना है। आगे देखो दिया क्या है, if the molar conductivities of NaI, AgNO3 and NaNO3 at zero concentration, 3 चीजों की मोलार कंडक्टिविटी जीरो कंसेंट्रेशन पे दी है, मतलब लैम्डा नॉट दिया हुआ है 3 चीजों को। किसका किसका देख, NaI, AgNO3 और NaNO3, इन तीनों की मोलार कंडक्टिविटी दी हुई है। कितनी दी हुई देख, रेस्पेक्टिवली 126.9, 133.4 और 121.5 पर ओम
पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, सेम यूनिट तीनों। तो एक की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है और 3 की दी हुई है ना, एक की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है और 3 की दी हुई है। तो अभी देखिए ना कैसे करने का है। क्या करोगे, इन तीनों में से 2 को ऐड करोगे और 1 को माइनस। तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा किसको ऐड करो और किसको माइनस। तो जिसकी निकालनी है उसमें आयन्स देख कौन कौन से है, बोलो। एक तो सिल्वर आयन है और एक आयोडाइड, सिल्वर और आयोडाइड। तो इन तीनों में देखो किसमें किसमें सिल्वर और आयोडीन है। देख इसमें आयोडीन है और इसमें सिल्वर है, इसमें दोनों ही नहीं, मतलब ये दोनों क्या होंगे, ऐड। और ये क्या होगा, कैसे पहचानने, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाने का, कैसे पहचानने का समझा। ये AgI है, इधर Ag दिख रहा है, इधर I दिख रहा है, ये दोनों ऐड होगा, ये माइनस होगा। तो पहले प्रूफ करेंगे कि इससे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सब लोग बोर्ड पर देखो, पहले ये दोनों को ऐड करो, लैम्डा नॉट NaI प्लस लैम्डा नॉट AgNO3, और फिर इसमें से माइनस करेंगे किसको, लैम्डा नॉट NaNO3, ठीक है। तो देख क्या मिलेगा, तीनों के ऊपर कॉलराश लॉ लगाओ, क्या आएगा इधर पे बोल, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ I माइनस, प्लस इधर क्या आएगा देख, लैम्डा नॉट ऑफ, सॉरी लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NO3 माइनस। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NO3 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट I माइनस लैम्डा नॉट Ag प्लस लैम्डा नॉट NO3 माइनस माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस और माइनस प्लस माइनस लैम्डा नॉट NO3 माइनस। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, लैम्डा नॉट NO3 लैम्डा नॉट NO3, ये प्लस में माइनस में कैंसिल। क्या आ गया देख, इधर पे क्या बचा, लैम्डा नॉट Ag प्लस प्लस लैम्डा नॉट I माइनस। तो इस पे फिर से कॉलराश लॉ लगाओ, दो आयन का है ना ये, तो जब दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आएगा देख, लैम्डा नॉट ऑफ क्या आएगा बोल, AgI। क्या यही निकालना था, तो हमने प्रूफ किया कि इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, समझा। यहाँ पर दो जगह आपको लिखना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूजिंग कॉलराश लॉ, और एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग कॉलराश लॉ, समझा। तो आखिर में ऐसा लिखेंगे, दैट इज AgI का जो लैम्डा नॉट है इसकी वैल्यू बराबर है किसके, बता, लैम्डा नॉट ऑफ, बोलो, NaI प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AgNO3 माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaNO3। तो हमने ये चीज प्रूफ कर दी है, ये दो को ऐड करके ये माइनस करेंगे तो अपने को AgI का लैम्डा नॉट मिलेगा। अब तीनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितना दिया देख, NaI का कितना बेटा 126.9, AgNO3 133.4, NaNO3 121.5, ये दोनों को ऐड करो, 9 और 4 13 का 3 कैरी का 1, 6 और 3 और 1 10 का 0 कैरी का 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 1 और 1 2, है ना। इसमें से माइनस करेंगे 121.5, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, कितना आ रहा है 138.8, और यूनिट सेम रहेगी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज योर आंसर, समझा अच्छे से। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, उसी के नीचे ट्राई दिस में दिया देख, वो भी एक न्यूमेरिकल ही है। ट्राई दिस के अंदर एक क्वेश्चन दिया है, वो वाला कर रहे हैं हम लोग। क्या दिया देख, कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ CH2 ClOOH, इसका लैम्डा नॉट निकालना है, समझ आ रहा अच्छे से, ठीक है। आगे देख, इफ लैम्डा नॉट वैल्यूज फॉर, 3 का लैम्डा नॉट दिया है, किसका किसका देख, लैम्डा नॉट वैल्यूज फॉर HCl KCl एंड CH2
ClCOOK are respectively 4.261, 1.499, 1.132 per ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखो, आपको पता लगाना पड़ेगा किसको ऐड करना है किसको माइनस करना है। तो सबसे पहले ये देखो, हमको जो फाइंड आउट करना है इसमें कौन से आयन बनेंगे। एक आयन तो मच ऑब्वियस है, कौन सा बनेगा बोल, H प्लस। तो दूसरा कौन सा बनेगा, CH2ClOO माइनस। तो ये दो आयन बनेंगे। तो दोनों किस में ये दो आयन, इसमें H प्लस है और इसमें CH2ClCOO है ना। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, और इसको पहचान लिए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कंसीडर लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH2ClCOOK माइनस लैम्डा नॉट ऑफ KCl। तो किसको ऐड करना है किसको माइनस करना है वो हमने पहचान लिया, ठीक है ना। क्या आएगा देख, इसके ऊपर कॉर्लाश लॉ लगाओ, क्या आएगा बोल। अच्छा अभी एक स्टेप डायरेक्ट करूंगा मैं, सीधा ये वाला लाइन लिखूंगा, चलेगा ना। मतलब इधर माइनस अंदर जाके दोनों को माइनस करता है, उतना तो समझ में आ गया ना। तो सीधा भी मैं वही लाइन लिखूंगा। तो देख क्या आएगा, देख लैम्डा नॉट बोलो H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, फिर इधर लैम्डा नॉट CH2ClCOO माइनस प्लस लैम्डा नॉट K प्लस। अब ये माइनस के बाद है ना, तो दोनों माइनस में रहेगा, माइनस लैम्डा नॉट K प्लस, सॉरी माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इधर लिखेंगे यूजिंग कॉर्लाश लॉ, ठीक है ना। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है बोल, ये माइनस में है ये प्लस में है, कैंसिल, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल। तो क्या बच गया बेटा, फिर क्या बचा देखो, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH2ClCOO माइनस, यही दो बचा ना, ठीक है। अब दोनों पे फिर से कॉर्लाश लॉ लगाओ। तो दो आयन, एक कटायन एक अनायन है, दोनों को ऐड करे तो बड़ा वाला लैम्डा नॉट आएगा। क्या रहेगा वो, CH2ClCOOH, यही निकालने का था, है ना। तो प्रूफ कर दिया हमने। यहाँ पर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोल, यूजिंग कॉर्लाश लॉ, ठीक है ना। तो उसके बाद लिखेंगे दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ CH2ClCOOH, इसकी वैल्यू बराबर है, किसके बराबर है बोल, लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH2ClCOOK माइनस लैम्डा नॉट ऑफ KCl। सबका वैल्यू पुट करो। HCl का लैम्डा नॉट कितना बेटा, 4.261 प्लस इसका लैम्डा नॉट कितना है 1.132 माइनस इसका कितना है बेटा 1.499। ऐड करते इसको, एक और दो 3, 6 और 3 9, 2 और 1 3, पॉइंट 4 और 1 5, उसमें से माइनस होगा 1.499। ये 8 हो गया, 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4, ये 2 हो गया, ये 18 हो गया, 18 में से 9 गया 9, ये 4 ये 12, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3, कितना आ रहा है बोल 3.894 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आंसर समझा अच्छे से, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, अलग है क्या कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.3 क्या दिया देख, क्या बोला देखो, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटीज एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, लैम्डा नॉट। किसका निकालना है देखो, फॉर CaCl2 का निकालना है, CaCl2 का निकालना है एंड Na2SO4, लैम्डा नॉट ऑफ Na2SO4, इन दोनों का निकालना है, ठीक है ना। अब दिया हुआ क्या क्या है देख, गिवन मोलार आयोनिक कंडक्टिविटीज, मोलार आयोनिक यानी आयंस की कंडक्टिविटीज दिया, मतलब क्या दिया है, छोटा वाला लैम्डा नॉट। आयंस की कंडक्टिविटी दिया मतलब क्या दिया है, छोटा वाला लैम्डा नॉट, है कि नहीं। तो क्या देख, लैम्डा नॉट ऑफ, पहले किसका दिया बोल, कैल्शियम का Ca2 प्लस, उसके बाद किसका दिया है Cl माइनस, उसके बाद Na प्लस,
और उसके बाद SO4 2 माइनस, इन चारों की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है देख, आर रिस्पेक्टिवली 104, 76.4, 50.1, 159.6 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सबका यूनिट सेम रहेगा। बस ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसमें ये सब करने की जरूरत है क्या रे? नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले वाला एप्लीकेशन, आयंस की कंडक्टिविटी दी है, टोटल कंडक्टिविटी निकालनी, एकदम आसान है। पहले वाला देख, लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू खोलराश लॉ। अगर खोलराश लॉ का इस्तेमाल करें तो लैम्डा नॉट CaCl2 कितना आएगा देख। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CaCl2 टूटता कैसे, तो ये रफ वर्क है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। CaCl2 कैसे ब्रेक करेगा बोल, एक तो Ca2 प्लस आयन बनेगा और Cl माइनस के 2 आयन बनेंगे। अगर नहीं कुछ तो थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए आपके पास। ये देख कैल्शियम 2 प्लस आयन बनाता है और क्लोरीन माइनस, वो दे दिया उसके सामने, ठीक है ना। तो एक Ca2 प्लस बनेगा और 2 Cl माइनस। तो क्या लिखेंगे इधर, लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। लेकिन इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, 2 है ना, तो इधर 2 मल्टीप्लाई होगा। वैल्यूज पुट करो, Ca2 प्लस की वैल्यू कितनी दी है 104 प्लस 2 इंटू Cl माइनस की वैल्यू कितना दिया है 76.4। तो 104 प्लस 2 चौक 8, 2 छंग 12 का 2 कैरी गया 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, एक नंबर के बाद पॉइंट, ठीक है ना। इधर पॉइंट के आगे कुछ नहीं मतलब 0। तो कितना आएगा देख, 0 प्लस 8 8 है ना, 4 प्लस 2 6, 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 1 2। ये आ रहा अपने को लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये पहला आंसर आ गया, इजी, समझा अच्छे से। दूसरे में क्या निकालना है देख, दूसरे में क्या निकालना है बेटा, लैम्डा नॉट ऑफ Na2SO4, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये कैसा टूटेगा देख, Na2SO4 कैसे टूटेगा। पहला तो इसमें सोडियम आयन अलग होगा, सोडियम हमेशा Na प्लस ही बनाता है और कुछ नहीं, हमेशा Na प्लस बनाता है। पर यहाँ पे सोडियम कितना है देख, तो ये कितना बनेगा 2 प्लस SO4 पे हमेशा -2 चार्ज आता है, नहीं भी पता तो यही देख लो, SO4 2 माइनस। तो ये ऐसा टूटने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू खोलराश लॉ क्या बनेगा देख, लैम्डा नॉट ऑफ Na2SO4 विल बी लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस। लेकिन इसका नंबर ऑफ मोल तो 1 है, पर इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू Na प्लस का कितना दिया हुआ बेटा सोडियम का 50.1 प्लस SO4 2 माइनस का 159.6। क्या हो जाएगा देखिए, 2 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 5 10, 100.2 प्लस 159.6। ये 2 और 6 कितना हो गया रे 8, 100 और 159 259, करेक्ट है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझा अच्छे से सबको, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 5.3। उसके नीचे देखो प्रॉब्लम नंबर 5.4 क्या दिया है। 5.4 में देखो, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलार एसिटिक एसिड। पहले तो बताओ 0.01 मोलार, ये क्या दिया है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मुझे 0.01 मोलार, ठीक है। आगे देखो, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलार एसिटिक एसिड। मोलार कंडक्टिविटी मतलब क्या बेटा, लैम्डा। और आगे क्या लिखा है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलार मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना, जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोला क्या, कॉन्सेंट्रेशन दिया मतलब ये किसकी वैल्यू, लैम्डा सी की, दिए गए कॉन्सेंट्रेशन का लैम्डा दिया है। कितना दिया हुआ है देख, एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 16.5 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है और उस कॉन्सेंट्रेशन की मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा सी दिया है। आगे देख क्या बोला उसने, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 मोलार।
यानी उतने ही कॉन्सेंट्रेशन पे अपने को क्या निकालना है बोल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, उतने ही कॉन्सेंट्रेशन पे अल्फा निकालना है। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के, तो अल्फा निकालना है और के निकालना है। इफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब लैम्डा नॉट। कितना दिया हुआ बेटा देख, 390.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, बस इतना डेटा दिया है, बिल्कुल ही आसान है। देखो लैम्डा का फॉर्मूला, सॉरी अल्फा का फॉर्मूला निकाल के दिया था, गिवन कॉन्सेंट्रेशन का लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन का लैम्डा कितना है रे, 16.5 और लैम्डा नॉट कितना है बोल, 390.7। इन दोनों को लॉग से सॉल्व कर दोगे आपको आंसर आ जाएगा। मैं वैल्यू बता देता हूं आपको, 16.5 डिवाइड बाय 390.7, 0.042 कितना आ रहा बेटा, 0.042। ये आ गया अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या आ गया बोल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये पहला आंसर है, मतलब 4.2% ही डिसोसिएट होगा। और क्या निकालना था बोल, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला था उसका, K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। पहले पुट करो, अल्फा स्क्वायर 0.042 का स्क्वायर इंटू C कितना रे 0.01 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.042। इसको सॉल्व करेंगे, 0.042 का स्क्वायर इंटू 0.01 मतलब 10⁻⁻² है ना। ये पॉइंट 2 नंबर आगे लोगे तो -2 आ जाएगा ना, 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा। डिवाइडेड बाय 1.000 में से 0.042 को माइनस करेंगे, ये 0 9 9 10 8 5 9 0.958। कैसे सॉल्व करोगे इसको, लॉग से बता देता हूँ कैसे। इधर देखो, बाहर आएगा एंटी लॉग, बाहर क्या आएगा बोल, सबसे पहले लॉग इसका आएगा, लॉग 0.042। अब उसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो ये पावर कहाँ जाएगा, लॉग से पहले। अब ये डिवीजन में मतलब माइनस लॉग 0.958। इसका लॉग निकालेंगे, इसका लॉग निकालेंगे, पहले इसके लॉग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों माइनस करके क्या निकालेंगे, एंटी लॉग। और ये जो 10⁻⁻² है उसको बाहर ही रहने देना। तो कितना हो जाएगा ये, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अभी कर लेंगे ना लॉग, ठीक है। मैं वैल्यू बता देता हूँ आपको, 0.042 ये हो गया उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.958, वैल्यू आएगी आपको 1.84 इंटू 1.84 इंटू 10⁻⁻3। और पहले से बाहर कौन है देख, 10⁻⁻2। तो आंसर कितना आएगा बेटा, K इज इक्वल्स टू 1.84 इंटू 10⁻⁻3 कितना हो गया, -5। ये आ गया आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब मैं आपको बता दूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट इन दोनों का कुछ यूनिट नहीं होता है, उसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना 5.4, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अभी आगे आपको एक ही क्वेश्चन है एमसीक्यू में, बाकी न्यूमेरिकल में नहीं है, सीधा एमसीक्यू में एक क्वेश्चन है। देखो इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल में नहीं दिया, इसका ये मतलब नहीं कि ये पूछा नहीं जा सकता, क्वेश्चन आ सकता है बोलिए, इसलिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल में 2-3 क्वेश्चन दे दिए, सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में ही दे दिया उसको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है पेज नंबर 118 पे, देखो 10वां एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 10। क्या बोला उसने, देख, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस। कौन सा केमिकल लेने बोला है, Al2SO4 थ्राइस, और आपसे पूछा इसकी मोलार कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा। एकदम सिंपल है, बोर्ड पर देख, पहले तो इसको आयंस में तोड़ो, कैसे टूटेगा ये, एक तो एल्यूमिनियम का आयन अलग होगा और एक SO4 का आयन अलग होगा। SO4 में हमेशा कितना चार्ज आता है, -2, और SO4 का आयन कितना है रे, 3, कितना है बोल, 3। तो नेगेटिव चार्ज टोटल कितना हो गया बोल, 3 2 -6। तो बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम पे कितना होना चाहिए, +6। अच्छा एल्यूमिनियम के आयन कितने हैं, 2, +6 करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 3 6। ऐसे टूटेगा, इसकी मोलार कंडक्टिविटी क्या आएगी, देख, लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 थ्राइस क्या आएगी, देख, छोटा वाला लैम्डा नॉट किसका रे, सबसे पहले कौन है, Al3+, कितने आयंस है उसके, नंबर ऑफ मोल कितना उसका, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस छोटा वाला लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस,
कितना 3, ये आंसर है आपका। अब जो भी ऑप्शन में दिया हुआ, किसमें दिया देखो, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझा अच्छे से? तो कॉलराश लॉ यहाँ पर पूरा फिनिश हो गया, उसका थ्योरी, एप्लीकेशन, उसके जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल है सब करा। समझा अच्छे से? ये देखो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी समझता है ना, सिर्फ कंडक्टिविटी लिखा मतलब कापा, है ना, और अगर मोलार कंडक्टिविटी बोलेंगे तो लैम्डा। यानी अगर मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया और बोला उसका कापा और लैम्डा निकालो, ठीक है, एक सोल्यूशन दिया मैंने आपको और क्या बोला, उसका कापा निकालो और लैम्डा निकालो केमिस्ट्री लैब के अंदर, तो प्रैक्टिकली इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमको समझना है। एज इफ समझो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहा हूँ, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल बुक में है नहीं, पर इसमें है, टेक्स्ट बुक में है, तो इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है ना, कैसे कापा निकालेंगे, कैसे लैम्डा निकालेंगे किसी भी गिवन सोल्यूशन का। वेरी मच क्लियर, ठीक है ना, सब बोर्ड पर ध्यान दो। तो कापा और लैम्डा कैसे निकालना है, इसको समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक है कंडक्टिविटी सेल किसको बोलते हैं, और दूसरा है सेल कांस्टेंट क्या होता है। तो पहले ये दोनों समझो, फिर ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझेगा, ठीक है ना। चल बोर्ड पर देख, सबसे पहले क्या देख रहे बेटा आप लोग, कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल किसको बोलते हैं, ये एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम लोग एक ग्लास का ट्यूब यूज करते हैं। किसका ट्यूब, ग्लास मटेरियल का एक ट्यूब बना हुआ रहेगा, ये देख ऐसा एक ट्यूब रहेगा ग्लास का, ठीक है, ऐसा एक ग्लास ट्यूब रहेगा, इसके अंदर दो वायर्स रहेंगे, मेटालिक वायर्स, ये दो पॉइंट रहेगा कनेक्शन करने के लिए, ठीक है, और इन दोनों वायर को कनेक्ट करके रखते हैं हम लोग प्लैटिनियम की दो प्लेट से। काय की प्लेट, प्लैटिनियम की प्लेट से, ठीक है। सब लोग बोर्ड पर देखो, ये ग्लास ट्यूब है, ये दोनों प्लेट कौन सी है बेटा, प्लैटिनियम की प्लेट है, ठीक है। और ये प्लेट भी नॉर्मल नहीं होती, इस प्लेट के ऊपर भी कोटिंग चढ़ी हुई होती, एक लेयर, एक परत चढ़ी हुई होती। किसका लेयर चढ़ा होता है, प्लैटिनियम ब्लैक, एक ब्लैक कलर का परत चढ़ा हुआ रहेगा। तो जिस मटेरियल का वो परत चढ़ा है, जो लेयर चढ़ा हुआ है, उसका नाम है प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम का पाउडर होता है एक्चुअली में, ब्लैक कलर का। कैसे चढ़ाते हैं इसको, इसके ऊपर पाउडर ला के ऐसे ऐसे लगा दो, है ना, नहीं, इन दोनों प्लैटिनियम की प्लेट्स को सोल्यूशन में डालते हैं। ऐसा एक सोल्यूशन लिया जाता है, ये सोल्यूशन रहता है क्लोरो प्लैटिनिक एसिड का। किसका सोल्यूशन रहता है बोल, क्लोरो प्लैटिनिक एसिड का सोल्यूशन बनाते हैं, और इन दोनों प्लैटिनियम की प्लेट को इसके अंदर डालते हैं और फिर बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो जब आप बैटरी को ऑन करोगे, करंट जाने लगेगा, तो थोड़े टाइम में आप क्या देखोगे, इस क्लोरो प्लैटिनिक एसिड में से ब्लैक कलर का प्लैटिनियम रिलीज होकर, अलग होकर के इन दोनों प्लेट के ऊपर ऐसा डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। तो व्हाट इज अ कंडक्टिविटी सेल, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्लास ट्यूब in which there are two platinum plates coated with platinum black by doing electrolysis in chloroplatinic acid solution। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। इसका काम क्या होता है सर, इसको हम लोग यूज करते हैं किसी दिए गए सोल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। क्यों यूज करते बोल, टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सोल्यूशन। तो इधर यूज लिख देता हूं मैं इसका, टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सोल्यूशन। मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया और बोला इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करोगे बोल, कंडक्टिविटी सेल का। मतलब क्या करते हैं ना, ऐसा एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर वो सोल्यूशन रहेगा जिसका रेजिस्टेंस निकालना है। बीकर में क्या रहेगा बेटा, सोल्यूशन रहेगा जिसका रेजिस्टेंस निकालना है। इस कंडक्टिविटी सेल को इसके अंदर ऐसा डाल देते हैं, तो इस कंडक्टिविटी सेल को ऐसा इसके अंदर डाल देते हैं, और ये जो दोनों कनेक्शन दिख रहा है इसको आगे कनेक्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज याद है, कहाँ पढ़ाया था, फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है ना। तो जिस सोल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, उस सोल्यूशन में इस कंडक्टिविटी सेल को डालते हैं और इससे एक नेटवर्क बनाते हैं, कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसकी मदद से रेजिस्टेंस निकालते हैं। किसका, ये सोल्यूशन का।
अब कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज पहले पता होना चाहिए क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अभी साइड में क्विकली व्हीटस्टोन ब्रिज का रिवीजन करा दूंगा, नोट करो, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो ये पूरा सेटअप कहलाता है कंडक्टिविटी सेल। आप चाहिए तो यहीं पर दिखा दो कि इस पूरे सेटअप को एक बीकर के अंदर सोल्यूशन में डाल के रखेंगे, जिस सोल्यूशन का हमको क्या निकालना है बेटा, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा लिख दो इसको, मतलब डायग्राम में आप ये भी बना सकते हो। प्लैटिनम प्लेट्स कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है ना। और ये क्या है रे, बीकर के अंदर क्या है बोल, सॉल्यूशन, बीकर के अंदर क्या है, सॉल्यूशन। तो ये पूरा हो गया आपका कंडक्टिविटी सेल, ठीक है ना, बात मत करो, ये हो गया कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। अब इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कंडक्टिविटी सेल। तो डायग्राम बना के इसी को पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा। टेक्स्ट बुक में कहाँ दिया है, ये देखो, ये देख हेडिंग है कंडक्टिविटी सेल, ये डायग्राम है और ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो अलग से इस पे थ्योरी आ सकती है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल, तो आपको ऐसा समझाना पड़ेगा। इसमें खाली जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है और ये जो इसमें प्लैटिनम की प्लेट लगी हुई है, ये पूरा पार्ट जो है वो कंडक्टिविटी सेल है। ये जो बीकर और सोल्यूशन लिए वो कंडक्टिविटी सेल नहीं, वो अलग से लिए। इस सोल्यूशन के अंदर इसको डाले क्या करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब कैसे निकालते रेजिस्टेंस वो अभी बताया, थोड़े टाइम में फिर आऊंगा इसके ऊपर कैसे निकाला जाता है रेजिस्टेंस, डोंट वरी, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी सेल किसको बोलते हैं समझा अच्छे से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, सेल कांस्टेंट। सब ध्यान से देखो, सेल कांस्टेंट, हर कंडक्टिविटी सेल का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इस कंडक्टिविटी सेल में आप, इस कंडक्टिविटी सेल को आप किसी भी सोल्यूशन में डाल दो, ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जब तक आप इस सेल को नहीं चेंज करें ना तब तक ये बदलेगा नहीं। तो कैसे निकाला जाता है सेल कांस्टेंट, एकदम सिंपल है। कंडक्टिविटी सेल में आपकी जो दोनों प्लेट्स लगी हुई है प्लैटिनम की, ठीक है, समझो इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो है ए। एरिया कितना है बेटा, ए। और दोनों प्लेट्स के बीच में जो लेंथ है, सेपरेशन है, वो है एल। कितना है बोल, एल। तो दोनों प्लेट की लेंथ को एरिया से जब डिवाइड कर देते हैं, क्या बोला मैंने, दोनों प्लेट की लेंथ को जब हम लोग एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो जो रेशियो आता है, जो वैल्यू आता है, उसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट बराबर होता है, सेल कांस्टेंट बराबर होता है एल बाई ए। क्या होता है बोल, एल बाई ए। समझा अच्छे से, वेरी मच क्लियर। खड़े खड़े, बैग ले, बैग ले, बैग ले, बोला भी है। इनका एरिया कितना है देख, ए, और दोनों के बीच में लेंथ कितना है, एल। इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं, लेंथ और एरिया का जब रेशियो निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बोलो, सेल कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट। सबको एकदम अच्छे से समझा, ठीक है ना। ये सेल कांस्टेंट इस कंडक्टिविटी सेल के लिए फिक्स रहेगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। इसको उठा के तुम कोई भी सोल्यूशन में रख दो, कोई भी सोल्यूशन में रख दो, भाई सोल्यूशन चेंज हो रहा है ना, प्लेट का एरिया चेंज हो रहा है क्या, नहीं। लेंथ चेंज हो रही है क्या प्लेट के बीच में, नहीं। तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली बोल, फिक्स रहने वाली। नाउ व्हाट इज, व्हाई इज दिस वैल्यू इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो मैंने आपको कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कंडक्टिविटी कापा, कापा बराबर होता है 1/r, ठीक है ना। देखो क्या फॉर्मूला था कापा का, 1/r इंटू एल बाई ए। एल बाई ए है या ए बाई एल, एक बार कंफर्म करो, एल बाई ए, 1/r इंटू एल बाई ए, ठीक है ना। यही फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी का हम लोगों ने कल के लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़े थे, करेक्ट है। अभी देख जरा ध्यान से देख, ये कापा को ऐसे रहने दे, 1/r को ऐसे रहने दे। टेल मी व्हाट इज दिस रेशियो, एल बाई ए। एल बाई ए क्या होता है देख, सेल कांस्टेंट। क्या होता है बोल, सेल कांस्टेंट। इसका मतलब ये सेल कांस्टेंट इंटू 1 कितना आएगा, सेल कांस्टेंट आएगा। तो कापा की वैल्यू क्या होती है देख, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। किसी भी कंडक्टिविटी के सेल कांस्टेंट को, ध्यान से सुन, किसी भी कंडक्टिविटी सेल के सेल कांस्टेंट को मैं उस कंडक्टिविटी सेल को जिस सोल्यूशन में रखा गया है उस सोल्यूशन के रेजिस्टेंस से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बोल, उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी।
ये खास बात है सेल कांस्टेंट, समझा अच्छे से। किसी भी कंडक्टिविटी सेल के सेल कांस्टेंट को कंडक्टिविटी सेल को जिस सोल्यूशन में रखा गया है उस सोल्यूशन के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगी बोल, कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तुमको क्या मिल जाएगी बोल, कंडक्टिविटी मिल जाएगी। समझ में आया एकदम अच्छे से, ये सेल कांस्टेंट की खास बात है। तो एक और फॉर्मूला आपको कंडक्टिविटी का मिल गया। एक और फॉर्मूला क्या है कंडक्टिविटी का बोल, सेल कांस्टेंट अपॉन आर। अच्छा यहां से सेल कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला मिलेगा, देख ये आर इधर आ जाएगा ना, कंडक्टिविटी इनटू आर, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब ये जो सेल कांस्टेंट है इसके बाद इसके बारे में एक या दो बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाट इज सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो क्या होता है सेल कांस्टेंट, समझा, दोनों प्लेट के बीच का लेंथ और दोनों प्लेट का जो एरिया होता है उसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। डेफिनेशन अंडरलाइन करो इसकी सब लोग, पेज नंबर 96, सेल कांस्टेंट हेडिंग मिली, ठीक है ना। उसका सेकेंड पैराग्राफ देखो, फॉर अ गिवन सेल मिला, the ratio of separation L between the two electrodes divided by the area of cross section of the electrode is called a cell constant। अंडरलाइन कर लो, पूरा कर लिए। दो चीजों का रेशियो लेना है, कौन सी दो चीजें बोल, लेंथ और एरिया। कौन सी दो चीजें बेटा, लेंथ और एरिया। इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो क्या कहलाता है बोलो, सेल कांस्टेंट कहलाता है। समझ में एकदम अच्छे से, ठीक है ना। अगर ये दो चीज समझिए तो फिर मेन मुद्दा जो है उसको स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिविटी सेल किसको बोलते समझा, सेल कांस्टेंट किसको बोलते समझा। सेल कांस्टेंट की मदद से कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, ये फॉर्मूला है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस की मदद से सेल कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है। समझा रहा है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अपना मेन टॉपिक क्या है, टू फाइंड आउट कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सेल। क्या मेन टॉपिक, टू फाइंड आउट कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सेल। दोनों कंडक्टिविटी निकालनी है, कापा भी निकालना है और लैम्डा भी निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है ना। तो टू डिटरमाइन, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कौन है, कापा, एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। करना क्या चाह रहे हैं हम लोग, एकदम सिंपल है। मैंने आपको एक सोल्यूशन बना के दिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट और पानी का सोल्यूशन बना के दिया, खाली उसका कंसंट्रेशन बताया मैंने आपको। क्या बताया बोल, सोल्यूशन का बस कंसंट्रेशन बताया, 0.1 मोलार है, 0.02 मोलार है, ऐसा कंसंट्रेशन बताया। तो एक इलेक्ट्रोलाइट और पानी का मैंने आपको सोल्यूशन बना करके दे दिया। अब आपको करने का क्या है, उसके लिए दो चीजें निकालनी। कौन सी दो चीजें, कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी मतलब कौन है, लैम्डा। ये दो चीजें आपको सोल्यूशन के लिए निकालना है। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा, आप लैब में इसको कैसे निकाले जाओगे वो मैं समझा। आप लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल बुक में सबसे पहले एम लिखते हैं ना, ये एम, टू डिटरमाइन कंडक्टिविटी कापा एंड मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, ये एम है। आप पूरा प्रोसीजर समझो, ठीक है ना। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज को याद करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या रहता था, चार रेजिस्टेंस रहते थे। कितने रेजिस्टेंस रहते थे, चार, पी क्यू आर एस। चारों को ऐसे कनेक्ट करते थे हम लोग कि एक क्वाड्रिलैटरल बन जाए, है ना। इसके बीचों बीच में हम लोग क्या लगाते थे बोल, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाना चाहिए, 0। अगर गैल्वेनोमीटर से 0 करंट जा रहा है मतलब ये ब्रिज जो है वो कैसी है, बैलेंस। तो बैलेंस ब्रिज की या बैलेंसिंग की कंडीशन क्या थी बोल, P बाई क्यू, रेजिस्टेंस P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। यही थी बैलेंसिंग की कंडीशन। इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, लेकिन इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है मीटर ब्रिज। याद है, व्हीटस्टोन ब्रिज के जस्ट बाद क्या पढ़ाया था मैंने आपको, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का क्या फंडा था, देख, एक साइड हम लोग अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक साइड नोन रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि हमको पता रहता है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। और फिर क्या करते थे, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं 1 मीटर लंबे वायर से, और बीच में यहाँ पर लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं जॉकी से। जॉकी को क्या करना होता है, इस वायर के ऊपर ऐसा टैप करना होता है। कब तक टैप करेंगे, जब तक नल पॉइंट ना मिले। नल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां पे इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है, 0। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो ये वाला जो लेंथ रहता था इसको बोल देते थे LX, और ये वाला जो लेंथ रहता था इसको बोल देते थे LR। तो फॉर्मूला क्या आता है, X बाय R इज इक्वल टू
LX बाय LR, इसका डेरिवेशन किया था फिजिक्स में। अब ये R उधर जाएगा तो क्या करेगा बोल, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये नॉन रेजिस्टेंस पता है हमको रेजिस्टेंस बॉक्स में, और ये दोनों लेंथ भी मालूम है। जब इन तीनों का वैल्यू रख देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा बोल, अननोन रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा टॉपिक फिजिक्स का है जो यहाँ पर काम आने वाला है, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। हो गया रिवीजन। अभी आते हैं अपने मुद्दे पर। तो मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन बता दिया कि ये इतना इतना कॉन्सेंट्रेशन है इस सोल्यूशन का। आपको क्या करना है बोलो, उसका कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। समझे अच्छे से, ठीक है ना? कैसे करेंगे सब लोग बोर्ड पर देखो। तो मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, ठीक है ना, वो होता है, मैंने आप एक कंडक्टिविटी सेल उठाएंगे लैब में से। कंडक्टिविटी सेल समझे ना, ये पूरा सेटअप दिख रहा है। एक कंडक्टिविटी सेल उठाएंगे और उसका सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करेंगे। क्या डिटरमाइन करेंगे बोल, सेल कांस्टेंट। एकदम सिंपल है सर, कंडक्टिविटी सेल लूंगा, प्लेट का एरिया निकालूंगा, बीच की लेंथ से, नहीं ये सब नहीं करना है, उसको तोड़ना पड़ेगा फिर तुमको ये सब करने के लिए। समझ आ रहा है? तब कैसे निकालेंगे तो वही देखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है देख, टू डिटरमाइन सेल कांस्टेंट, ध्यान से देखा, टू डिटरमाइन सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। आपको एक कंडक्टिविटी सेल का क्या निकालना है बोल, सेल कांस्टेंट। कैसे करते हैं सर ये काम? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं केसीएल सोल्यूशन का। किसका इस्तेमाल करते बोल, केसीएल सोल्यूशन का। अपने पास केसीएल सोल्यूशन के लिए एक टेबल मौजूद है केमिस्ट्री की लैब में। केसीएल सोल्यूशन के लिए एक टेबल मौजूद है। कौन सा टेबल सर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केसीएल आपको यहाँ पर दिया रहेगा, 0.1, 0.01, 0.001, 0.2 ऐसा कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा। और उस कॉन्सेंट्रेशन पे आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू दी रहेगी। किसकी वैल्यू दी रहेगी बोल, कंडक्टिविटी कि अगर आपने 0.1 केसीएल का सोल्यूशन लिया तो उसकी इतनी कंडक्टिविटी, 0.01 का कोई केसीएल लिया तो उसकी इतनी, यानी आपको कंडक्टिविटी पता है। केसीएल सोल्यूशन की कंडक्टिविटी पता है। क्या पता है बोल, केसीएल सोल्यूशन की कंडक्टिविटी पता है। तो मैंने आपको क्या बोला, एक कंडक्टिविटी सेल लेना है और उसका सेल कांस्टेंट निकालना है। सब लोग ध्यान से देखो कैसे निकाला जाए। सबसे पहले एक कंडक्टिविटी सेल ले लेंगे, ध्यान से देखना, ये है एक कंडक्टिविटी सेल, है ना, एक कंडक्टिविटी सेल। अब इसको क्या करना है मालूम, एक सोल्यूशन में डिप करके रखना है। क्या करना है बोले, एक सोल्यूशन में इसको डिप करके रखना है। कौन सा सोल्यूशन है सर? ये केसीएल सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है बोल, केसीएल सोल्यूशन। अब इसके बारे में कुछ चीजें लिख रहा हूं देख, केसीएल सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता है क्योंकि हम ही ने बनाया है इसको। आपको कॉन्सेंट्रेशन समझ, 1 मोल डाले 1 लीटर में तो कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 1 मोलर, है ही नहीं। तो केसीएल सोल्यूशन का अपने को क्या पता है, कॉन्सेंट्रेशन। और अगर कॉन्सेंट्रेशन पता है तो इस टेबल से और क्या मिल जाएगा, कंडक्टिविटी। और क्या मिल जाएगा बोल, कंडक्टिविटी। तो केसीएल सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी, इस केसीएल सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और कंडक्टिविटी पता है, एक चीज नहीं मालूम है, एंड अननोन रेजिस्टेंस। क्या नहीं पता है बोल, रेजिस्टेंस नहीं पता। तो इस केसीएल सोल्यूशन का मेरे को कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, इस केसीएल सोल्यूशन की मेरे को कंडक्टिविटी पता है। क्या नहीं मालूम है बोल, रेजिस्टेंस नहीं मालूम है। अच्छा, निकालने का क्या है मुझे, कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट। इधर एक सेल कांस्टेंट के लिए क्या क्या लगता है बोल, क्या क्या लगता है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी तो मालूम है ना टेबल से, क्या बचा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे सब लोग ध्यान से देखो। एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे हम लोग। तो इस साइड पर मैं लूंगा नॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये साइड पर कनेक्ट करूंगा इसको, ये साइड पर इसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। फिर यहां पे रहेगा एक 1 मीटर लंबा वायर। इधर बीच में क्या लूंगा मैं बोल, गैल्वेनोमीटर। इसको जॉकी के थ्रू टैप करके कौन सा पॉइंट निकालूंगा बोल, नल पॉइंट। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या रहेगा बोल, LX, और ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या रहेगा बोल, LR। तो क्या किया समझा, पूरा सेटअप मेरे सामने रखा था। मेरे कंडक्टिविटी सेल को केसीएल के सोल्यूशन में डाला, उसमें से 2 वायर निकाल करके लेफ्ट गैप में लगा दिया,
राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जिसका मेरे को नोन रेजिस्टेंस पता है। बीच वाले को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर को जॉकी से, और जॉकी को वायर पे क्या करना स्टार्ट किया, टैप। कब तक टैप करना है, जब तक नल पॉइंट नहीं मिलता। अभी पूरा आपको लिखना है अपने ओन वर्ड में। In the left gap of a meter bridge or a Wheatstone bridge, the conductivity cell is connected. In the right gap, we connect a known resistance box, या फिर a resistance box of known resistance. In between them, a galvanometer or a current detector is connected, which is then connected to the jockey. Jockey tap on the meter bridge wire so that the null point is obtained. ये पूरा लिखे। अब ये वाला डिस्टेंस क्या है देख, Lx, ये वाला डिस्टेंस क्या है देख, Lr। ये डिस्टेंस पता रहेगा कि नहीं आपको, मालूम रहेगा भाई। मीटर ब्रिज सॉरी 1 मीटर की स्केल लगी रहती है ना नीचे, तो ये दोनों डिस्टेंस आपको मालूम है, क्या नहीं मालूम है आपको? अच्छा ये भी मालूम है कि नहीं, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस भी मालूम है कि नहीं, मालूम है। क्या नहीं मालूम है आपको, इस साइड पे जो सोल्यूशन लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस नहीं मालूम है। यहाँ पे मीटर ब्रिज की कंडीशन लगाओ, क्या रहती है मीटर ब्रिज की कंडीशन, इसका रेजिस्टेंस अपन इसका रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए Lx/Lr। तो इसके रेजिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ R सोल्यूशन, क्या ले लेता हूँ बोल, रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय Rx। दिस मस्ट बी इक्वल टू Lx/Lr। तो देख R सोल्यूशन क्या बनेगा फिर बोलो, R सोल्यूशन इज इक्वल टू Lx/Lr इंटू Rx, Lx/Lr इंटू Rx। अब इसमें क्या क्या नोन है आपको बताओ, Lx मालूम है, Lx मालूम है, Lr मालूम है, Rx क्या मिल जाएगा आपको, R सोल्यूशन मिल जाएगा। R सोल्यूशन इज डिटरमाइंड। R सोल्यूशन क्या कर लिया मैंने, यानी इस सोल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से। रेजिस्टेंस आ गया, कंडक्टिविटी पहले से पता थी, क्या मिल जाएगा बोल, सेल कांस्टेंट। देयरफॉर सेल कांस्टेंट विल बी K ऑफ KCl सोल्यूशन, इस KCl सोल्यूशन की कंडक्टिविटी इनटू R ऑफ सोल्यूशन, R ऑफ KCl सोल्यूशन, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी अपने को टेबल से पता है, नोन फ्रॉम टेबल, एंड R ऑफ सोल्यूशन हमने यहां से निकाला, तो दोनों नोन है। तो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को बोल, सेल कांस्टेंट। क्या मिल जाएगा बोल, सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड। तो कैसे निकाला सेल कांस्टेंट समझा। तो स्टेप नंबर 1 क्या था देख, टू डिटरमाइन सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। कैसे निकालते समझा, फिर से कंडक्टिविटी सेल को नोन कंसंट्रेशन की KCl सोल्यूशन में डालते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करके उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। KCl सोल्यूशन की कंडक्टिविटी पता है, कहां से, टेबल से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट। अब मुझे एक बात बताना, ये जो बीकर में सोल्यूशन है इसको बदल के कोई दूसरा लगा दो, उसको हटा के कोई तीसरा लगा दो, 3 में 30 सोल्यूशन लगा दो, इस कंडक्टिविटी का सेल कांस्टेंट चेंज होगा क्या, वो हमेशा क्या रहता है बेटा, फिक्स। अभी बताया था कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलने वाला, वो फिक्स रहेगा। तो अपने को सेल कांस्टेंट मिल गया, स्टेप नंबर 1 हो गया। क्या हो गया बेटा बोल, स्टेप नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, अब आपको जो मैंने सोल्यूशन दिया था ना, गिवन सोल्यूशन, उसका रेजिस्टेंस निकालना। किसका रेजिस्टेंस निकालना है बोल, गिवन सोल्यूशन का। तो इधर ध्यान से देख, टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सोल्यूशन, गिवन सोल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे सर गिवन सोल्यूशन का रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ये पूरा जो कनेक्शन दिख रहा है सब कुछ एज इट इज रहने दो, खाली वाला जो बीकर दिख रहा है जिसमें KCl सोल्यूशन लगाए थे उसको निकाल के कौन सा सोल्यूशन लगा देंगे, गिवन सोल्यूशन, बस इतना करना है, बाकी सब सेम रहेगा। देख इधर ध्यान से देख, ये मैंने लिया कंडक्टिविटी सेल, ये मैंने ले लिया कंडक्टिविटी सेल। अब इसको कौन से बीकर में इंट्रोड्यूस किया बोल, जिस बीकर के अंदर कौन सा सोल्यूशन है रे, गिवन सोल्यूशन। तो इस बीकर में अब कौन सा सोल्यूशन है बोल, गिवन सोल्यूशन। इसका सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पता है, इसका सिर्फ क्या पता है बोल, कॉन्सेंट्रेशन। चाहिए तो इधर लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन नोन है, ठीक है ना। और क्या क्या नहीं पता है, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी अननोन है, ये 2 चीजें नहीं मालूम है। अब क्या करेंगे देख, सेम यही वाला कनेक्शन बनाना है। एक गैप में क्या लगाएंगे हम लोग बोल, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका रेजिस्टेंस मुझे पता है। दूसरे गैप में क्या लगाएंगे देख, कंडक्टिविटी सेल, ये वाला।
यहाँ पे रहेगी मेरी 1 मीटर की स्केल, इधर लूंगा मैं गैल्वेनोमीटर, इसको कनेक्ट करूंगा जॉकी से। ये क्या मिल गया मेरे को LX, ये क्या मिल गया मेरे को LR। समझा अच्छे से? LX मेरे को पता है, LR मालूम है नहीं मालूम, सॉरी RX मालूम है, क्या नहीं मालूम है, इसका रेजिस्टेंस नहीं मालूम। तो फिर से मीटर बीच की कंडीशन लगाओ, क्या आएगा बोल, R इसका रेजिस्टेंस, तो इसको मैं लेता हूँ R ऑफ सोल्यूशन, इसको लिए थे R सोल्यूशन ना, इसको R KCL सोल्यूशन ले लो। क्या ले लो बोल, R KCL सोल्यूशन, दोनों में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है ना, समझा अच्छे से? तो अब ये जो मेरा गिवन सोल्यूशन है उसके रेजिस्टेंस को क्या ले लिया मैंने, R सोल्यूशन, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना है बोल, RX इज इक्वल टू LX बाय LR। तो यहां से R सोल्यूशन क्या आएगा बोल जल्दी, R सोल्यूशन विल बी LX बाय LR इंटू RX। LX पता है, LR मालूम है, RX मालूम है, क्या मिल जाएगा अपने को, R सोल्यूशन। Therefore, resistance of solution is determined। एकदम अच्छे से समझ में आया? तो स्टेप नंबर 2 का मकसद क्या था, देख, टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सोल्यूशन, निकाल लिया। कैसे निकाला समझा, सेम इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के सेटअप में केसीएल को हटा के गिवन सोल्यूशन को लगा दिया, तो LX LR और RX की वैल्यू रख दिया, मेरे को क्या मिल गया, R सोल्यूशन मिल गया, R सोल्यूशन मिल गया। अब अपना मेन मुद्दा, मेन मकसद क्या था अपना, मेन एम क्या था, देख, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन, सॉरी। तो अब निकालते गिवन सोल्यूशन की कंडक्टिविटी। तो स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 बोल, टू डिटरमाइन, बोलो, टू डिटरमाइन कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सोल्यूशन, गिवन सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालना। क्या फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का बोल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट बाय R। तो कापा का फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट बाय R। तो R यहां पर किसका लेंगे, गिवन सोल्यूशन का लेंगे ना। सेल कांस्टेंट पता है क्या मेरे को, इस कंडक्टिविटी सेल का मालूम है ना, कहां से निकाला, स्टेप नंबर 1 से। अब ये मत बोलो सर उधर तो KCL था, अभी तो हमने सोल्यूशन बदल दिया। मैंने क्या बोला, कितना भी सोल्यूशन बदलो कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट क्या रहता है, सेम है। तो ये अपने को पता है, कौन से स्टेप से, फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप नंबर 1 में हमने यही निकाले ना, सेल कांस्टेंट ही निकाले ना। R सोल्यूशन भी अपने को मालूम है, कौन से स्टेप से बोल, कौन से स्टेप से, स्टेप नंबर 2 से, फ्रॉम स्टेप 2। तो जब दोनों वैल्यू पता है, यहां पर पुट करके डिवाइड कर जाओगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सोल्यूशन इज डिटरमाइंड। पहला एम पूरा हो गया, देख, कंडक्टिविटी निकालना था, निकाल लिया। और क्या निकालना था, मोलार कंडक्टिविटी। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, टू डिटरमाइन, बोलो, टू डिटरमाइन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सोल्यूशन। ये तो और आसान है, कल इसका फॉर्मूला पढ़े थे हमने, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 कापा बाय C। तो ये 1000 ऐसे रहते, कापा अभी निकाले ना, कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में। तो फ्रॉम स्टेप नंबर 3 मेरे को कापा की वैल्यू पता है, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नोन है। मैंने बोला ना, ये जो सोल्यूशन मैं आपको दूंगा उसका क्या पता रहेगा अपने को, कॉन्सेंट्रेशन पता रहेगा। तो दोनों वैल्यू पता है, यहाँ पर पुट कर दो, क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। ये भी पता है मेरे को, कापा भी पता है मेरे को, C भी पता है। तो लैम्डा विल बी डिटरमाइंड, लैम्डा इज डिटरमाइंड। यहाँ पर ये पूरा टॉपिक क्या हो गया बेटा, फिनिश। समझा? तो पूरा एक साथ तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात। या तो आपको कंडक्टिविटी सेल अलग से पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, इसके आने का चांस कम है लेकिन इसके आने का चांस ज्यादा है। तो आपको या तो कंडक्टिविटी सेल अलग से पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, या फिर सेल कांस्टेंट अलग से पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा तो पूरा एक साथ आपको लिखना पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन हाउ द कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड यूजिंग अ कंडक्टिविटी सेल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप। या आगे का नहीं भी दिया तो बस इतना ही बोल देगा, एक्सप्लेन हाउ कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड। सबको एकदम अच्छे से समझा? तो ये काम आपको करना है, ये पूरा एक्सप्लेन करना है। स्टेप नंबर 1 खाली ऐसा बना नहीं देना, ये पूरा जो मैंने लिख के समझाया, मुंह से बोला, वो सब भी आपको अपने ओन वर्ड में समझाना पड़ेगा। पहले स्टेप नंबर 1 कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट कैसा निकाले। स्टेप नंबर 2
गिवन सोल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे निकाले। स्टेप नंबर 3 गिवन सोल्यूशन की कंडक्टिविटी, स्टेप नंबर 4 गिवन सोल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी। ये सब आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है, ठीक है ना, सब आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है। देखो यहाँ पर पहले कंडक्टिविटी सेल समझा है वो जो उधर है, उसके बाद सेल कांस्टेंट समझा है ये जो इधर है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग है देख, स्टेप नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, स्टेप नंबर 2 ये देख यहाँ पर है डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। उसने डायरेक्ट कंडक्टिविटी लिख दिया, पर हमने पहले क्या निकाले सोल्यूशन का रेजिस्टेंस फिर कंडक्टिविटी, और फिर लास्ट स्टेप में क्या दिया कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। पूरा समझा, आप अपने ओन वर्ड में लिखो चलेगा, खाली ये जो डायग्राम है ये जो चीज है ये आपको समझ में आनी। वाला डायग्राम तो उसने दिया भी नहीं, सेल कांस्टेंट का डायग्राम नहीं दिया, डायरेक्ट वाला डायग्राम दिया। देखो उधर डायग्राम में देखो उसने बीकर में लिख दिया सोल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, यानी डायरेक्ट सोल्यूशन ले लिया उसने, केसीएल वाला दिया भी नहीं, केसीएल वाला खाली लिख के समझाया। मैंने आपको दोनों डायग्राम समझा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, समझा अच्छे से। अब इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया तो कैसे आता, तो वहां पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया प्रॉब्लम 5.5 मिला सबको, वो सॉल्व करते ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। क्या दिया देख प्रॉब्लम 5.5 में, अ कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल है, मतलब ये सेल की बात कर रहे थे कंडक्टिविटी सेल की है ना। अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलार केसीएल सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, केसीएल सॉल्यूशन कहां पर यूज करते थे पहले स्टेप में, क्या निकालने के लिए, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए। अच्छा केसीएल सॉल्यूशन का कहीं पे भी कंसंट्रेशन लगता है क्या अपने को, नहीं, तो जो 0.01 दिया है जरूरत नहीं उसकी, छोड़ो। A conductivity cell containing 0.01 molar KCl gives at 25 degree Celsius the resistance of 604 ohm। तो रेजिस्टेंस दिया, किसका रेजिस्टेंस दिया, गिवन सोल्यूशन का, केसीएल सोल्यूशन, केसीएल, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बोल, आर केसीएल सोल्यूशन, कितना दिया बोल, आर केसीएल सोल्यूशन 604 ओहम। आगे बढ़ क्या बोला उसने, द सेम सेल, यही सेल कंटेनिंग 0.01 मोलार AgNO3। अब आपको AgNO3 मतलब गिवन सोल्यूशन आपका कौन सा है, यहाँ पर बोल गिवन सोल्यूशन कौन सा है बोल, गिवन सोल्यूशन है AgNO3। सर केसीएल को भी तो ले सकते थे ना गिवन सोल्यूशन, नहीं ना, केसीएल को तो यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट में, उसको छोड़ के जो देगा, उसको हटा के जो देगा वो गिवन सोल्यूशन रहेगा। तो इधर AgNO3 का सोल्यूशन कौन सा बेटा, गिवन सोल्यूशन। अब पढ़ो, द सेम सेल कंटेनिंग 0.01 मोलार AgNO3, तो AgNO3 का आपको कंसंट्रेशन दिया है, तो इसको मैं C लिख लूंगा, कितना दिया है C, 0.001 मोलार। तो द सेम सेल कंटेनिंग 0.001 मोलार AgNO3 गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ, अब इस सोल्यूशन का रेजिस्टेंस दिया तो उसको मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ R सोल्यूशन। केसीएल के लिए R केसीएल सोल्यूशन लिखे थे, अब क्या लिखूंगा मैं, R सोल्यूशन। कितना दिया R सोल्यूशन देख बोलो, 6530 ओहम्स। आगे देख क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलार AgNO3, क्या निकालना है अपने को, मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा, और ब्रैकेट में क्या दिया देख, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलार KCl, KCl की कंडक्टिविटी दी, तो इसको कैसा लिखेंगे बोल, कापा KCl, क्या लिखेंगे बोल, कापा KCl। कितना दिया है बोल, 0.00141 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी पर सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी दी ना, मोलार कंडक्टिविटी दी, कंडक्टिविटी दी। बस ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। देख स्टेप नंबर 1 में अपने को सेल कांस्टेंट निकालना होता है, सेल कांस्टेंट के लिए क्या क्या लगता है, केसीएल का कापा, केसीएल का रेजिस्टेंस, इधर देख केसीएल का कापा दिया है और केसीएल का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, क्या निकालूंगा मैं, सेल कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे देख, सिंस सेल कांस्टेंट बराबर होता है केसीएल सॉल्यूशन का कापा, केसीएल सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू मेरे को दी हुई है। केसीएल सॉल्यूशन का कापा कितना है देख, 0.00141 और आर सॉल्यूशन कितना है, 604, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.00141 इंटू 604, वैल्यू आ रही 0.8516, कितनी आ रही बेटा, 0.8516। तो सेल कांस्टेंट मेरे को मिल रहा है 0.8516, ये आ गया मेरे को सेल कांस्टेंट। अच्छा सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है, बताया क्या इधर, नहीं बताया, सॉरी, यहाँ पे लिख लो SI यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। इधर ध्यान से देख, SI यूनिट क्या रहेगा, ध्यान से देख, ऊपर कौन है रे, लेंथ, तो लेंथ के लिए मीटर, लेंथ के लिए मीटर, नीचे कौन है रे, एरिया, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल,
नीचे मीटर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोल, पर मीटर। लेकिन ये यूनिट यूज नहीं होगी, ये यूनिट यूज नहीं होगी। कॉमन यूनिट क्या रहेगी बोल, मीटर रहेगी क्या, सेंटीमीटर रहेगी। तो कॉमन यूनिट क्या रहेगा बोल, कॉमन यूनिट रहेगा पर सेंटीमीटर। तो जब ये सेल कांस्टेंट लिखना ना, उसके बाद ये लिख लेना, फिर ये सब लिखना। समझा अच्छे से? तब यहाँ पर यूनिट क्या रहेगी, देख आपने जो कापा रखा है उसके यूनिट में मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर ना, मतलब ये भी किस में आया बोल, पर सेंटीमीटर में। तो सेल कांस्टेंट हो गया। अपने को चाहिए क्या था बोल, सोल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी डायरेक्ट नहीं आएगी, मोलार कंडक्टिविटी के लिए अपने को पहले क्या लगता है, कापा। तो पहले सोल्यूशन का कापा निकालना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कापा, देख सेल कांस्टेंट बाय आर। तो सिंस कापा ऑफ सोल्यूशन रहेगा सेल कांस्टेंट बाय आर ऑफ सोल्यूशन। एकदम सिंपल, कापा ऐसे रहने दो, सेल कांस्टेंट अब भी निकाले, कितना है 0.8516। सोल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना दिया, देख आर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 6530। इसको लॉग से डिवाइड करेंगे, 0.8516 डिवाइडेड बाय 6530। ये वैल्यू आ रही है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू 1 2 3 4 -4। हाँ 1.3 इंटू 10 रेज़ टू -4। ये मेरे को क्या मिली, देख गिवन सोल्यूशन की कंडक्टिविटी। अब इसका यूनिट क्या रहेगा, पर ओम पर सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी का यूनिट। और अपने को चाहिए क्या था रे, मोलार कंडक्टिविटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, टेल मी। मोलार कंडक्टिविटी बराबर होती है 1000 कापा बाय सी। ये 1000 को ऐसे रहने दे, कापा कितना है रे 1.3 इंटू 10 रेज़ टू -4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना लेने बोला है भाई, 0.001। एकदम आसान सा, बोर्ड पर देखेंगे बेटा। ये 1.3 को ऐसे रहने दे, ये 1000 मतलब 10 रेज़ टू +3, ये 10 रेज़ टू -4 और नीचे 0.001, पॉइंट को 3 नंबर आगे लेंगे तो 10 रेज़ टू -3 और इंटू 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। अब क्या बचेगा, देख लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू बेटा +3 -4 -1, ये -3 ऊपर गया +3 और -1 कितना हुआ +2 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आंसर समझा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी, उसका ये पूरा थ्योरी हो गया और ये एक न्यूमेरिकल हो गया। एकदम अच्छे से समझा। ये टॉपिक भी यहाँ पर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से, कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये लिख लो फिर ब्रेक ले लो।